गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्रावस्था साम्य के अंतर्गत हम फेरिक क्लोराइड जल तंत्र का अध्ययन करेंगे। फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम। मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था कि ये उन तंत्रों का उदाहरण है जब दो घटक आपस में अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस तंत्र में मैंने आपको बताया था कि अनेक प्रकार के यौगिक बनते हैं। दो घटक, इस तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? एक है फेरिक क्लोराइड और दूसरा है वाटर। फेरिक क्लोराइड को हम Fe2Cl6 से प्रदर्शित करते हैं। फेरिक क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय Fe2Cl6। वैसे आप जानते हैं फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? FeCl3। लेकिन ये द्विलक के रूप में पाया जाता है। इट एग्जिस्ट एज डाइमर, सो द फॉर्मूला इज Fe2Cl6। तो ये Fe2Cl6 और वाटर जल दो घटक हैं जो आपस में मिलकर अनेक यौगिक बनाते हैं। कौन कौन से अनेक यौगिक बनाते हैं? Fe2Cl6.12H2, इसको हम कहते हैं फेरिक क्लोराइड डोडेका हाइड्रेट। 12 को कहते हैं हम डोडेका। तो एक क्या हुआ? Fe2Cl6 12H2O यानी डोडेकाहाइड्रेट। फिर दूसरा यौगिक बनता है Fe2Cl6.7H2 फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट। फिर बनता है तीसरा यौगिक Fe2Cl6.5H2 फेरिक क्लोराइड पेंटाहाइड्रेट। फिर बनता है Fe2Cl6.4H2 फेरिक क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट। इन सभी हाइड्रेट्स के सर्वांग समगलनांक होते हैं। It forms many hydrate like Fe2Cl6.12H2, Fe2Cl6.7H2, Fe2Cl6.5H2, Fe2Cl6.4H2. All these hydrates have an congruent melting point. अब इस तंत्र के प्रावस्था आरेख को, फेज डायग्राम को हमने इस फिगर में रिप्रेजेंट किया है, दिखाया है। समानीत प्रावस्था नियम लगेगा क्योंकि दो घटक हैं, इसलिए दाब को हम कांस्टेंट या स्थिर मानेंगे। और प्रावस्था आरेख बनेगा संगठन और ताप के बीच में। एक्स एक्सिस पर है कंपोजिशन या संगठन, नॉट टू स्केल, स्केल रहित। और वाई एक्सिस पर है टेम्परेचर या ताप, नॉट टू स्केल, ये भी स्केल रहित, जैसा कि आप जानते हैं। अब इस फिगर में जैसे आप देख रहे हैं, बिंदु ए कितना टेम्परेचर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सामान्य दाब और ताप पर जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बिंदु ए रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर, सामान्य दाब पर। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? जल में फेरिक क्लोराइड की थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलाई जा रही है। और इससे क्या होगा? इस तंत्र का ताप AB के अनुरूप घटेगा। द टेम्परेचर डिक्रीजेज अलोंग AB। अब AB वक्र के अनुदेश अलोंग दो प्रावस्थाएं, एक बर्फ या आइस और दूसरा विलेन।
ये प्रावस्था वक्र के जो ऊपर का भाग है ABCDEFGHIJ के ऊपर का क्षेत्र, वो क्षेत्र किसका है? विलयन का या सॉल्यूशन का। तो दो प्रावस्थाएं हो गई AB के अलोंग, आइस एंड सॉल्यूशन, बर्फ और विलयन। तो प्रावस्था के नियम से F = C - P + 1, तो 2 - 2 + 1 यानी 1। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 1। फेरिक क्लोराइड की मात्रा बढ़ाने पर B तक ताप घटता जाएगा। B बिंदु पर जैसे हम पहुँचते हैं तो एक नई प्रावस्था उत्पन्न हो जाती है, Fe2Cl6.12H2O। Fe2Cl6.12H2O। अब B बिंदु पर 3 प्रावस्थाएं हुई, बर्फ, ठोस, फेरिक क्लोराइड 12H2O और लिक्विड। अतः स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई B बिंदु पर? देखिए, स्वतंत्रता की कोटि हो गई 2 - 3 + 1 यानी 0। इसलिए B बिंदु क्या है? ये अचर बिंदु हो गया या इनवेरिएंट पॉइंट है। और क्योंकि B बिंदु -55 डिग्री सेंटीग्रेड वो न्यूनतम ताप है जिसके बाद हमें लिक्विड अवस्था नहीं मिलती, इसलिए हम इसको कहेंगे यूटेक्टिक बिंदु या गलनकांतिक बिंदु। तो B आपका क्या हो गया? B जो है वो पहला गलनकांतिक बिंदु है। अब इसको हमने टेम्परेचर कितना होगा, संगठन क्या होगा, ये बताने के लिए हमने एक टेबल बनाई है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? A। दिस इज द A पॉइंट। ये क्या है? A फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु। यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री। क्या होगा? एक ही प्रावस्था है A बिंदु पर, आइस, बर्फ। अब लास्ट कॉलम में लिखा है मोल्स ऑफ फेरिक क्लोराइड पर 100 मोल ऑफ वाटर। अगर इसका अर्थ ये हुआ कि अगर पानी के 100 मोल हैं तो फेरिक क्लोराइड के कितने मोल होंगे? तो आप यहाँ देखिए, A बिंदु पर 100% वाटर है, यानी फेरिक क्लोराइड के कितने मोल होंगे? 0। अब हमने B बिंदु की बात करी थी। B बिंदु यूटेक्टिक बिंदु है, गलनकांतिक। 3 प्रावस्थाएं, स्वतंत्रता की कोटि 0, टेम्परेचर कितना है? -55 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 प्रावस्थाएं कुल, 2 सॉलिड प्रावस्थाएं, एक तो आइस और एक Fe2Cl6.12H2O और एक लिक्विड। तो यहाँ हम लिक्विड प्रावस्था को नहीं ले रहे हैं, केवल सॉलिड प्रावस्था क्या लिखी हुई है टेबल में। तो 2 ठोस प्रावस्थाएं हो गई। अब यहाँ पर जो रेशियो है, अगर 100 मोल पानी है तो 2.75 मोल किसके हैं? फेरिक क्लोराइड के, Fe2Cl6 के। अब BC की बात करते हैं हम। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जल में फेरिक क्लोराइड की घुलनशीलता बढ़ती जाती है। B के आगे जैसे हम बढ़ते हैं, बर्फ प्रावस्था लुप्त हो जाती है, आइस डिसअपियर। तो BC कर्व के अलोंग कौन सी 2 प्रावस्थाएं रह गई? एक तो है सॉलिड
Fe2Cl6.12H2O और दूसरी लिक्विड। तो यहाँ भी स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 3 - 2 यानी 1। ये कर्व भी एक चर या मोनोवेरिएंट होगा। Fe2BCD ये कहलाता है Fe2Cl6.12H2O का विलेयता वक्र, सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है B से C तक, फिर C से D तक कम हो जाती है। C बिंदु पर ठोस और द्रव प्रावस्थाओं का संगठन समान हो जाता है। क्या हो जाता है संगठन? Fe2Cl6.12H2O के अनुरूप। यानी एक फेरिक क्लोराइड मॉलिक्यूल के साथ 12 जल के अणु, दोनों ही प्रावस्थाओं का संगठन समान हो जाता है C बिंदु पर। देखिए, चाहे ये द्रव अवस्था में हो या ठोस अवस्था में हो, इसको हम फेरिक क्लोराइड डोडेकाहाइड्रेट का सर्वांगसम गलनांक कहते हैं और यह एक निश्चित टेम्परेचर होता है 370 डिग्री सेंटीग्रेड। C बिंदु, ये देखिए टेबल में हम इसको देखेंगे। C बिंदु ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। टेम्परेचर कितना? 37.0। प्रावस्थाएं, सॉलिड प्रावस्था एक Fe2Cl6.12H2। एक लिक्विड प्रावस्था भी है, लेकिन दोनों प्रावस्थाओं का संगठन समान है। तो दो प्रावस्थाएं, स्वतंत्रता की कोटि एक। अब यहां पर जो जल के 100 मोल के साथ में 8.33 मोल्स किसके हैं? फेरिक क्लोराइड के, यानी 1:12 का रेशियो, 1:12 का रेशियो। तो ये कहलाएगा Fe2Cl6.12H2O का सर्वांगसम गलनांक, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट C। अब C से D पर, D जैसे हम D बिंदु पर आते हैं, एक नई प्रावस्था ठोस रूप में प्रकट हो जाती है। एट ए D पॉइंट वन न्यू फेस सेपरेट आउट। कौन सी नई प्रावस्था? Fe2Cl6.7H2O। तो अब D बिंदु पर भी 3 प्रावस्थाएं हो गई। एक Fe2Cl6.12H2O, एक Fe2Cl6.7H2O और एक द्रव प्रावस्था। तो D बिंदु भी क्या हो गया? अचर हो गया। F = 2 - 3 + 1 0। ये भी गलन क्रांतिक बिंदु है, जो कि कहलाएगा द्वितीय गलन क्रांतिक बिंदु, सेकेंड यूटेक्टिक पॉइंट। देखिए D बिंदु सेकेंड यूटेक्टिक पॉइंट है। इसमें टेम्परेचर कितना होगा D पॉइंट का? 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और दो ठोस प्रावस्थाओं की बात कर रही हूँ मैं, तो दो ठोस प्रावस्थाएं आपने देखा, Fe2Cl6.12H2O और Fe2Cl6.7H2O हेप्टाइड्रेट।
यहाँ पर इनका जो Fe2Cl6 के मोलों की संख्या है 100 मोल पानी के साथ में, वो है 12.15 बिंदु डी। अब जैसे ही हम बिंदु डी से आगे बढ़ते हैं, DEF, ये क्या कहलाएगा? ये Fe2Cl6 7H2O का विलेयता वक्र, सॉल्युबिलिटी कर्व, DEF। ई बिंदु पर ठोस अवस्था और द्रव अवस्था का संगठन फिर समान हो जाता है। किसके अनुरूप? Fe2Cl6.7H2, यानी Fe2Cl6 और H2O का अनुपात 1:7 हो जाता है। ये Fe2Cl6 7H2O का सर्वांग समगलनांक या कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। कितना टेम्परेचर है इसका? 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ई बिंदु देखिए, ई बिंदु सर्वांग समगलनांक है किसका? Fe2Cl6 7H2O, एक ही प्रावस्था है, टेम्परेचर 32.5 और ये जो रेशियो है ये है 14.24, 1:7। अब जैसे जैसे हम ई से आगे बढ़ते हैं तो EF, जैसे हम F बिंदु पर आएंगे पुनः एक नई ठोस प्रावस्था Fe2Cl6.5H2O पृथक होने लगेगी। अब इस बिंदु पर भी क्या हुआ? दो ठोस अवस्थाएं हो गई, एक Fe2Cl6.7H2O और Fe2Cl6.5H2O, एक द्रव प्रावस्था। तो इस तरीके से कुल 3 प्रावस्थाएं या 3 फेजेस हो गई। सो अगेन स्वतंत्रता की कोटि 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। तो ये भी अचर बिंदु या इनवेरिएंट पॉइंट हो गया और इसको भी हम यूटेक्टिक पॉइंट या गलनकांतिक बिंदु कहते हैं। तीसरा गलनकांतिक बिंदु है F। यहाँ द्रव अवस्था नहीं पाई जाएगी, इस बिंदु के नीचे द्रव अवस्था नहीं पाई जाएगी। तो हम देखें F को, ये देखिए F यूटेक्टिक बिंदु हो गया, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री। क्या क्या है यहाँ पर? Fe2Cl6 7H2O और Fe2Cl6 5H2O, 2 ठोस प्रावस्थाएं हैं। इसके साथ में क्या है? लिक्विड प्रावस्था। और ये जो रेशो है ये 15.12, 100 मोल में 15.12 मोल फेरिक क्लोराइड के F पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, FG कर्व, FGH कर्व। ये कहलाएगा फेरिक क्लोराइड 5H2O का विलेयता वक्र या solubility curve of Fe2Cl6.5H2। जैसे ही हम G बिंदु पर पहुंचते हैं, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था का संगठन समान हो जाता है। द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल, जो कि किसके सापेक्ष होता है? Fe2Cl6.5H2 के, यानी 1:5 के रेशियो में फेरिक क्लोराइड और पानी। तो इस बिंदु को, G बिंदु को हम क्या कहेंगे? Fe2Cl6.5H2O का सर्वांग समगलनांक, कॉन्ग्रुएंट
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Fe2Cl6.5H2। गलनांक ठोस और द्रव दोनों ही अवस्थाएं और संगठन समान है। जी बिंदु, देखिए जी बिंदु कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या है, Fe2Cl6.7H2 प्रवस्था लुप्त हो गई। अब कितनी प्रवस्थाएं बची ठोस? एक, Fe2Cl6.5H2। टेम्परेचर है 56 डिग्री और 1:5 का रेशियो है। अब जी पॉइंट के बाद, जी बिंदु के बाद, जी जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एच बिंदु पर FGH जो है वो Fe2Cl6.5H2 का विलेयता वक्र है। एच बिंदु पर जैसे हम एच बिंदु पर पहुंचते हैं एक नई प्रावस्था उत्पन्न हो जाती है सॉलिड। कौन सी? Fe2Cl6.4H2। तो हमने क्या देखा कि एच बिंदु पर भी 3 प्रावस्थाएं हो गई, 2 तो ठोस प्रावस्थाएं हो गई, Fe2Cl6.5H2 पेंटाइड्रेट और Fe2Cl6.4H2 और एक लिक्विड प्रावस्था हो गई, द्रव प्रावस्था। तो यहाँ भी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई? 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। तो ये भी अचर बिंदु या इनवेरिएंट पॉइंट है। इस पॉइंट के नीचे भी द्रव अवस्था का अस्तित्व नहीं रहेगा, इसलिए ये भी गलन कांतिक बिंदु या यूटेक्टिक पॉइंट होगा। तो हम देखते हैं एच इज ए यूटेक्टिक पॉइंट। 55 डिग्री टेम्परेचर होगा और इसमें 2 प्रावस्थाएं होंगी, Fe2Cl6.5H2O, Fe2Cl6.4H2 और एक द्रव प्रावस्था होगी। 100 मोल पानी के साथ फेरिक क्लोराइड के कितने मोल होंगे? 20.32, 20.32। अब ये था एच पॉइंट। अब HIJ ये क्या कहलाएगा? ये विलेयता वक्र कहलाएगा Fe2Cl6 टेट्राहाइड्रेट 4H2O का। सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ Fe2Cl6.4H2। ये .H2 मीन्स हाइड्रेट, वाटर ऑफ हाइड्रेशन, जल योजित अणु। HIJ is the solubility curve of फेरिक क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट। आप जानते हैं डॉट के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स जल योजित, हाइड्रेटेड। आई बिंदु पर द्रव प्रावस्था और ठोस प्रावस्था का संगठन पुनः समान हो जाएगा। द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज बिकम्स सेम एट पॉइंट आई। तो ये आई बिंदु क्या हो गया? ये हो गया फेरिक क्लोराइड 4H2O का सर्वांग समगलनांक, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फेरिक क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट। इस बिंदु पर केवल एक ही ठोस अवस्था रह जाएगी, Fe2Cl6.4H2, और रेशियो क्या हो जाएगा? 1:4, यानी 100 में 25। देखिए आई बिंदु कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? यह Fe2Cl6.4H2 एक ठोस प्रावस्था है। टेम्परेचर है 73.5 और 25, 1:4 का रेशियो है। अब जैसे ही हम जे बिंदु पे पहुंचेंगे वैसे ही एक नई प्रावस्था और सेपरेट हो जाएगी, Fe2Cl6 केवल निर्जल Fe2Cl6 एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड। तो जे बिंदु पर भी 3 प्रावस्थाएं होंगी,
दो ठोस प्रावस्थाएं और एक द्रव। कौन कौन सी दो ठोस प्रावस्थाएं? एक Fe2Cl6.4H2O और दूसरी एनहाइड्रस Fe2Cl6 निर्जल फेरिक क्लोराइड। एक द्रव प्रावस्था, तो स्वतंत्रता की कोटि फिर कितनी हो गई? 3 प्रावस्थाएं हैं, स्वतंत्रता की कोटि 0। तो जे भी अचर बिंदु या इनवेरिएंट पॉइंट है। इसे भी यहाँ भी क्योंकि 3 प्रावस्थाएं और इसके नीचे द्रव प्रावस्था का एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये भी कहलाएगा जे भी यूटेक्टिक पॉइंट या गलन क्रांतिक बिंदु। टेम्परेचर है 66, फेरिक क्लोराइड 4H2O है और फेरिक क्लोराइड एनहाइड्रस है। ये जो 100 मोल पानी के साथ फेरिक क्लोराइड के मोलों की संख्या है 29.9। तो जे के बाद जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जे के निर्जल फेरिक क्लोराइड का विलेयता वक्र है। इस वक्र पर जे के क्या है? इज सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड। जे के निर्जल फेरिक क्लोराइड का विलेयता वक्र है। इस पर कोई अन्य ठोस प्रावस्था नहीं होती। तो इस तरीके से हमने देखा कि फेरिक क्लोराइड तंत्र में बी, डी, एफ, एच और जे गलन क्रांतिक बिंदु या यूटेक्टिक पॉइंट हैं और सी, ई, जी और आई कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। वक्रों के अनुदेश स्वतंत्रता की कोटि 1 है। बिंदु बी, डी, एफ और एच, जे इन पर स्वतंत्रता की कोटि 0 है। ये अचर बिंदु या इनवेरिएंट पॉइंट हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन को एक निश्चित ताप पर वाष्पीकरण किया जाए तो हमें किस प्रकार से प्रावस्थाएं मिलती हैं। तो अब हमारा टॉपिक है आइसोथर्मल इवेपोरेशन, समतापीय वाष्पन। देखिए, फेरिक क्लोराइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया हमने और हमने उसको एक निश्चित ताप पर 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर धीरे धीरे उसका वाष्पन किया। तो ताप स्थिर है, तो वाष्पन के कारण विलयन का जो संगठन है वो नीचे आप देखिए, नीचे के प्रावस्था रेख में ए से के तक बदलता जाएगा और जब सारी वाष्प निकल जाएगी तो हमें निर्जल फेरिक क्लोराइड प्राप्त होगा। अब देखिए, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। ए बिंदु पर असंतृप्त विलयन है। जैसे से हम आगे बढ़ रहे हैं फेरिक क्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। ए से बी तक देखिए, बी स्मॉल ए से स्मॉल बी तक विलयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है। बी पर विलयन संतृप्त हो गया या विलयन संतृप्त हो गया। द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड एट ए पॉइंट बी। फिर क्या होगा? बी पर ठोस फेरिक क्लोराइड 12H2O का जमना प्रारंभ हो जाएगा। द फ्रीजिंग ऑफ
Fe2Cl6.12H2O स्टार्ट एट बी पॉइंट। अब बी से सी तक क्या रहेगा? एक तो संतृप्त विलयन और ठोस Fe2Cl6.12H2O। बी से सी तक क्या पाया जाएगा? टू फेज, एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त विलयन और दूसरा Fe2Cl6.12H2O। सी बिंदु पर केवल Fe2Cl6.12H2O ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो संगठन है उस बिंदु के हाइड्रेट का संगठन बताता है। ये जो संगठन है वो Fe2Cl6.12H2O का कंपोजिशन है। अब इसके पश्चात वाष्पन से तंत्र में पुनः लिक्विड फेज आ जाएगी, द्रव उत्पन्न हो जाएगा सी से डी तक। डी पर सारा तंत्र फिर से लिक्विड फेज में आ जाएगा। डी पर फिर ई बिंदु पर पुनः नई प्रावस्था प्रकट हो जाएगी ठोस। कौन सी? Fe2Cl6.7H2O ई बिंदु पर। एफ पर फिर ई से एफ तक जाएंगे तो एफ पर सारा जो तंत्र है वो किस में बदल जाएगा? ठोस Fe2Cl6.7H2O, क्योंकि संगठन जो है वो इसी के करस्पॉन्डिंग है, इसी के अनुरूप है। एफ और जी के बीच में, एफ से जी तक पुनः सारा तंत्र द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। फिर जी से एच, जैसे ही हम एच पर आएंगे एक नई प्रावस्था फिर उत्पन्न होने लगेगी, जमने लगेगी ठोस रूप में Fe2Cl6.5H2। फिर जे, जैसे ही हम जे तक पहुंचेंगे, एच से जे तक, जे पर केवल और केवल ठोस Fe2Cl6.5H2O रह जाएगा। जे के पश्चात वाष्पन करने से पेंटाहाइड्रेट जो है 5H2O टेट्राहाइड्रेट में बदल जाता है। और जे और के के बीच में, जे और के के बीच में केवल दोनों ठोस हाइड्रेट होते हैं। कौन कौन से दो ठोस हाइड्रेट होते हैं? पेंटाहाइड्रेट और टेट्राहाइड्रेट, Fe2Cl6.5H2O और Fe2Cl6.12H2O। दोनों ही होते हैं। दोनों किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। इसके पश्चात के बिंदु के आगे वाष्पन करने पर ठोस निर्जलीय फेरिक क्लोराइड बनता है। और अंत में लास्ट में क्या होता है? केवल और केवल हमारे पास क्या बच जाता है? निर्जल फेरिक क्लोराइड। एट लास्ट वी ओनली गेट एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड। तो इस प्रकार इस सिस्टम में कई बार जमना, पिघलना और जमना, ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये कहलाता है समतापी वाष्पन या आइसोथर्मल इवोपरेशन। दिस शोज मल्टीपल टाइम्स फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ सॉल्यूशंस। अब यदि हम इस फिगर को पुनः देखें, देखिए सी बी और सी डी,
तो हम क्या देखते हैं कि CB और CD जो हैं ये दोनों Fe2Cl6 डॉट 12H2O के विलेयता वक्र हैं, सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी B से C तक बढ़ती है और C से D तक कम होती है। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक ही ताप पर, सपोज B के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, ताप एक ही है, फेरिक क्लोराइड 12H2O की विलेयताएं दो प्रदर्शित हो रही हैं जो कि B और C पॉइंट से दिखाई दे रही है अपने को। यानी एक ही ताप पर फेरिक क्लोराइड 12H2O की दो सॉल्युबिलिटीज़ हैं। इस प्रकार की जो घटना है वो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स में या सर्वांगसम यौगिकों में पाई जाती है और इसे हम कहते हैं रेट्रोफ्लेक्स विलेयता। दिस इज नोन एज रेट्रोफ्लेक्स सॉल्युबिलिटी। क्या है? व्हेन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर the compounds having congruent melting point shows two different solubilities, then it is known as retroflex solubility. इसी तरीके से हम देख सकते हैं D और E दोनों, स्मॉल d और स्मॉल e, दोनों ही एक ही टेम्परेचर पर Fe2Cl6.7H2O की सॉल्युबिलिटीज़ को बता रहे हैं, विलेयता को बता रहे हैं। D बिंदु भी उसी टेम्परेचर पर विलेयता बता रहा है और E बिंदु भी। तो इस तरीके से सेम टेम्परेचर पे, एट ए सेम टेम्परेचर वी हैव टू डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ ऑफ ए सिंगल कंपाउंड having congruent melting point. So it is an example of retroflex solubility. So this is all about फेरिक क्लोराइड सिस्टम। नेक्स्ट टर्न पर हम स्टडी करेंगे कंपाउंड्स विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, टू कंपोनेंट सिस्टम फॉर्मिंग कंपाउंड्स विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, द्विघटक तंत्र जिसमें असर्वांगसम गलनांक वाले यौगिकों का निर्माण होता है। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।